कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप हमारी कहानी किस प्लेस से सुन रहे हैं। अगली कहानी में मैं आपका नाम शाउट आउट करूंगा। आज आप सुनेंगे J.K. रॉलिंग की लिखी हुई महान उपन्यास हैरी पॉटर का चैप्टर 13 निकोलस फ्लेमेल हिंदी में। कहानी पाठ में मैं किशोर। आइए सुनते हैं निकोलस फ्लेमेल। डंबलडोर ने हैरी को दोबारा मिरर ऑफ एरिजेट को ढूंढने से मना किया था और क्रिसमस की छुट्टियों के बाकी दिनों में इनविजिबिलिटी क्लॉथ उसके ट्रंक के सबसे नीचे मुड़ी हुई पड़ी रही। हैरी चाहता था कि वो आईने में देखी हुई चीजों को भी उतनी ही आसानी से भूल सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसे डरावने सपने आने लगे। बार बार वो सपना देखता कि उसके माता पिता हरे रंग की एक चमक के साथ गायब हो जाते हैं और उसी समय कोई ऊंची आवाज ठहाके लगाकर हंसती है। देखा, डंबलडोर सही थे, वो आईना सच में आदमी को पागल कर सकता है, रॉन ने कहा जब हैरी ने उसे अपने सपनों के बारे में बताया। हरमाइनी, जो टर्म शुरू होने से एक दिन पहले वापस आ गई थी, इस बारे में अलग राय रखती थी। एक तरफ उसे इस बात से डर लग रहा था कि हैरी 3 रातों तक बिस्तर से निकलकर स्कूल में घूमता रहा, अगर फिल्च उसे पकड़ लिया होता तो। और दूसरी तरफ उसे इस बात की निराशा थी कि वो कम से कम ये तो नहीं पता कर पाया कि निकोलस फ्लेमेल कौन था। उन्होंने लगभग ये उम्मीद छोड़ ही दी थी कि कभी लाइब्रेरी की किसी किताब में फ्लेमेल के बारे में पता चलेगा। हालांकि हैरी को अब भी यकीन था कि उसने ये नाम कहीं ना कहीं पढ़ा है। टर्म शुरू होने के बाद वे फिर से अपने ब्रेक के दौरान 10-10 मिनट किताबें पलटने लगे। हैरी के पास बाकी दोनों से भी कम समय था क्योंकि क्विडिच की प्रैक्टिस फिर से शुरू हो गई थी। वो टीम से पहले से भी ज्यादा कड़ी मेहनत करवा रहा था। बर्फ की जगह जो लगातार बारिश होने लगी थी, वो भी उसका जोश कम नहीं कर पाई। वीसली ये शिकायत करने लगे थे कि वुड एक जुनूनी बनता जा रहा है, लेकिन हैरी वुड के साथ था। अगर वे हफलपफ के खिलाफ अगला मैच जीत जाते तो 7 साल में पहली बार हाउस चैंपियनशिप में स्लिदरिन से आगे निकल जाते। जीतने की इच्छा के अलावा हैरी ने यह भी पाया कि प्रैक्टिस के बाद थक जाने पर उसे कम डरावने सपने आते थे। फिर एक खास तौर पर गीली और कीचड़ भरी प्रैक्टिस के दौरान वुड ने टीम को एक बुरी खबर दी। वो अभी अभी वीसली भाइयों पर बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि वे एक दूसरे पर झपट्टा मार रहे थे और झाड़ू से गिरने का नाटक कर रहे थे। क्या तुम लोग शरारत बंद करोगे? वो चिल्लाया। यही सब हमें मैच हरवा देगा। इस बार स्नेप रेफरी होगा और वो ग्रिफिंडोर के मार्क्स काटने का कोई भी बहाना ढूंढेगा। ये सुनते ही जॉर्ज वीसली सच में अपनी झाड़ू से गिर पड़ा। स्नैप? रेफरी? उसने कीचड़ से भरा मुंह साफ करते हुए कहा। उसने कभी क्विडिच मैच में रेफरी किया है? अगर हम स्लिदरिन से आगे निकलने वाले हों तो वो कभी भी निष्पक्ष नहीं रहेगा। बाकी टीम भी जॉर्ज के पास उतर आई और शिकायत करने लगी। इसमें मेरी गलती नहीं है, वुड ने कहा। हमें बस साफ सुथरा खेलना होगा ताकि स्नैप के पास हमें तंग करने का कोई बहाना न रहे। ये बात ठीक थी, हैरी ने सोचा, लेकिन उसे स्नैप के पास रहने से डरने की एक और वजह भी थी। जब वो क्विडिच खेल रहा हो, प्रैक्टिस के अंत में बाकी टीम हमेशा की तरह आपस में बातें करने लगी, लेकिन हैरी सीधे ग्रिफिंडोर के कॉमन रूम में चला गया जहां उसने रॉन और हरमाइनी को शतरंज खेलते पाया। शतरंज ही एकमात्र चीज थी जिसमें हरमाइनी हार जाती थी और यह बात हैरी और रॉन दोनों को बहुत अच्छी लगती थी। 1 मिनट, मुझसे बात मत करना, रॉन ने कहा जब हैरी उसके पास बैठा। मुझे ध्यान लगा। फिर उसने हैरी का चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ है? तुम बहुत बुरे लग रहे हो, धीरे से, ताकि कोई और सुन न पाए। हैरी ने दोनों को बताया कि स्नेप को अचानक क्विडिच का रेफरी बनने की कितनी डरावनी इच्छा हो गई है। मत खेलो, हरमाइनी ने तुरंत कहा। कह दो
कि तुम बीमार हो, रॉन बोला। नाटक करो कि तुम्हारी टांग टूट गई है। हरमाइनी ने सुझाव दिया। सच में टांग तोड़ लो, रॉन ने कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, हैरी बोला। हमारे पास कोई रिजर्व सीकर नहीं है। अगर मैं पीछे हट गया तो ग्रिफिंडोर खेल ही नहीं पाएगा। उसी समय नेविल लड़खड़ाता हुआ कॉमन रूम में घुसा। वो पोर्ट्रेट हॉल से कैसे चढ़ पाया ये किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि उसकी टांगें एक दूसरे से चिपकी हुई थीं। वे तुरंत पहचान गए कि उस पर लेग लॉकर कर्स किया गया था। उसे शायद पूरे रास्ते ग्रिफिंडोर टावर तक खरगोश की तरह उछल उछल कर आना पड़ा होगा। हरमाइनी को छोड़कर सब जोर जोर से हंस पड़े। हरमाइनी तुरंत उठी और काउंटर कर्स कर दिया। नेविल की टांगें अलग हो गईं और वो कांपता हुआ खड़ा हो गया। क्या हुआ? हरमाइनी ने पूछा, उसे हैरी और रॉन के पास बिठाते हुए। मॉलफॉय, नेविल ने कांपती आवाज में कहा। मैं लाइब्रेरी के बाहर उससे मिला था। उसने कहा कि वो किसी पर यह आजमाने के लिए ढूंढ रहा था। प्रोफेसर मैगगोनागल के पास जाओ। हरमाइनी ने जोर दिया। उसकी कंप्लेन करो। नेविल ने सिर हिला दिया। मुझे और मुसीबत नहीं चाहिए, उसने कहा। तुम्हें उसका सामना करना सीखना होगा, नेविल, रॉन ने कहा। वो लोगों को रौंदने का आदी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसके सामने लेट जाओ और उसका काम आसान कर दो। नेविल गला भरकर बोला, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं ग्रिफिंडोर के लायक बहादुर नहीं हूं। मैल्फॉय ये पहले ही कर चुका है। हैरी ने अपनी पोशाक की जेब में हाथ डाला और एक चॉकलेट फ्रॉग निकाली। हरमाइनी के क्रिसमस गिफ्ट वाले डिब्बे की आखिरी फ्रॉग। उसने वो नेविल को दे दी, जो रो पड़ने जैसा लग रहा था। तुम मेलफॉय से 12 गुना ज्यादा कीमती हो, हैरी ने कहा। सॉर्टिंग हैट ने तुम्हें ग्रिफिंडोर के लिए चुना था, है ना? और मेलफॉय कहाँ है? बदबूदार स्लिथरिन में। नेविल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने फ्रॉक खोली। थैंक्स हैरी, मुझे लगता है मैं सोने चला जाऊं। क्या तुम्हें कार्ड चाहिए? तुम तो उन्हें इकट्ठा करते हो, है ना? जब नेविल चला गया, हैरी ने मशहूर जादूगर वाला कार्ड देखा। उसने कहा, डंबलडोर फिर से वो पहले व्यक्ति थे जिनके बारे में मैंने कभी। वो हक्का बक्का रह गया। उसने कार्ड के पीछे की तरफ देखा, फिर उसने रॉन और हरमाइनी की ओर देखा। मैंने मैंने उसे ढूंढ लिया, उसने फुसफुसा कर कहा। मैंने फ्लेमेल को ढूंढ लिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने ये नाम पहले कहीं पढ़ा है। मैंने इसे यहां आते समय ट्रेन में पढ़ा था। ये सुनो। डंबलडोर 1945 में डार्क मैजिशियन ग्रिंडेलवाल्ड को हराने, ड्रैगन के खून के बाहर उपयोगों की खोज करने और अपने साथी निकोलस फ्लैमेल के साथ की गई अल्केमी पर काम के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। हरमाइनी उछलकर खड़ी हो गई। वो इतनी उत्साहित तब भी नहीं दिखी थी जब उन्हें अपने पहले होमवर्क के अंक वापस मिले थे। यहीं रुको, उसने कहा, और वो लड़कियों के डॉर्मेट्री की सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ी। हैरी और रॉन को हैरानी भरी नजरें एक दूसरे से मिलाने का मुश्किल से ही समय मिला था कि वो वापस आ गई। उसकी बाहों में एक बहुत बड़ी पुरानी किताब थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें देखूं। उसने उत्साह से फुसफुसा कर कहा। मैं इसे हफ्तों पहले लाइब्रेरी से हल्की फुल्की पढ़ाई के लिए ले आई थी। हल्की, रॉन ने कहा, लेकिन हरमाइनी ने उसे चुप रहने को कहा और पन्ने तेजी से पलटने लगी, अपने आप से बड़बड़ाते हुए। आखिरकार उसे वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रही थी। मुझे पता था, मुझे पता था। क्या अब हमें बोलने की इजाजत है? रॉन ने झुंझला कर कहा। हरमाइनी ने उसे अनदेखा कर दिया। निकोलस फ्लेमेल, उसने नाटकीय अंदाज में फुसफुसा कर कहा। सॉर्सरस स्टोन का इकलौता ज्ञात निर्माता है। इसका असर वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। किस चीज का? हैरी और रॉन ने कहा। ओहो, सच में? क्या तुम दोनों कुछ पढ़ते वढ़ते नहीं हो?
देखो, ये पढ़ो। उसने किताब उनकी ओर बढ़ा दी और हैरी और रॉन ने पढ़ा। एल्केमी का प्राचीन अध्ययन सोरोसर स्टोन बनाने से जुड़ा है, जो पौराणिक पदार्थ है और जिसमें आश्चर्यजनक शक्तियां होती हैं। ये स्टोन किसी भी धातु को शुद्ध सोने में बदल सकता है। ये जीवन अमृत भी बनाता है, जिसे पीने वाला अमर हो जाता है। सदियों से सोर्सर स्टोन के बारे में कई रिपोर्ट्स मिली हैं, लेकिन वर्तमान में मौजूद एकमात्र स्टोन प्रसिद्ध एल्केमिस्ट और ओपेरा प्रेमी मिस्टर निकोलस फ्लेमेल के पास है। मिस्टर फ्लेमेल, जिन्होंने पिछले साल अपना 665वां जन्मदिन मनाया, अपनी पत्नी पेरेनेल 658 के साथ डेवोन में शांत जीवन बिताते हैं। देखा, हरमाइनी ने कहा जब हैरी और रॉन पढ़ चुके। कुत्ता जरूर फ्लेमेल के सोरेसर स्टोन की रखवाली कर रहा है। मुझे यकीन है कि उसने डंबलडोर से उसे सुरक्षित रखने को कहा होगा, क्योंकि वे दोस्त हैं और उसे पता था कि कोई उसके पीछे पड़ा है। इसी वजह से वो स्टोन को ग्रिंगॉट से हटवाना चाहते थे। एक ऐसा पत्थर जो सोना बनाता है और तुम्हें कभी मरने नहीं देता, हैरी ने कहा। कोई हैरानी नहीं कि स्नेप्स के पीछे पड़ा है। कोई भी इसे चाहेगा। और इसमें कोई हैरानी नहीं कि हम उसे स्टडी ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन विजार्डी में नहीं ढूंढ पाए, रॉन ने कहा। अगर वो 665 साल का है तो वो बिल्कुल हाल का तो नहीं हुआ है ना। अगली सुबह डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की क्लास में जब वे वेयरवुल्फ के काटने के इलाज के अलग अलग तरीके लिख रहे थे, हैरी और रॉन अब भी ये चर्चा कर रहे थे कि अगर उनके पास सोर्सर स्टोन होता तो वे क्या करते। रॉन के ये कहने पर कि वो अपनी खुद की क्विडिच टीम खरीद लेता, हैरी को स्नेप और आने वाले मैच की याद आई। मैं खेलने वाला हूं, उसने रॉन और हरमाइनी से कहा। अगर मैं नहीं खेला तो सारे स्लिदरिन सोचेंगे कि मैं स्नेप का सामना करने से डर गया हूं। मैं उन्हें दिखा दूंगा। अगर हम जीत गए तो उनके चेहरे की मुस्कान उड़ जाएगी। इतना ध्यान रखना कि कहीं हमें तुम्हें मैदान से ही ना उड़ाना पड़ जाए, हरमाइनी ने कहा। हालांकि मैच नजदीक आते ही हैरी और ज्यादा घबराने लगा, चाहे वो रॉन और हरमाइनी से कुछ भी कहे। बाकी टीम भी ज्यादा शांत नहीं थी। हाउस चैंपियनशिप में स्लिदरिन से आगे निकलने का ख्याल शानदार था। 7 सालों में किसी ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन क्या उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा जब रेफरी इतना पक्षपाती हो। हैरी को नहीं पता था कि वो कल्पना कर रहा है या नहीं, लेकिन उसे हर जगह स्नैप ही दिखने लगा। कभी कभी उसे यह भी लगता था कि स्नैप उसका पीछा कर रहा है, उसे अकेले पकड़ने की कोशिश में। पोशंस की क्लास हर हफ्ते एक तरह की यातना बनती जा रही थी। स्नैप हैरी के साथ इतना बुरा व्यवहार करता था। क्या स्नैप को पता चल गया था कि उन्हें सोर्सर स्टोन के बारे में मालूम हो गया है? हैरी को समझ नहीं आता था कि उसे कैसे पता चल सकता है। फिर भी कभी-कभी उसे ये भयानक एहसास होता था कि स्नैप दिमाग पढ़ सकता है। अगली दोपहर लॉकर रूम के बाहर जब रॉन और हरमाइनी ने उसे शुभकामनाएं दी, तो हैरी समझ गया कि वे क्या सोच रहे हैं, कि क्या वे उसे फिर कभी जिंदा देख पाएंगे। ये बिल्कुल भी दिलासा देने वाला नहीं था। हैरी ने वुड की जोशीली बातें मुश्किल से सुनी जब वो अपनी क्विडिच पोशाक पहन रहा था और अपना निम्बस 2000 उठा रहा था। उधर रॉन और हरमाइनी दर्शक दीर्घा में नेविल के पास जगह ढूंढ चुके थे। नेविल को समझ नहीं आ रहा था कि वे इतने गंभीर और चिंतित क्यों लग रहे हैं, या वे दोनों मैच में अपनी छड़ियां क्यों ले आए हैं। हैरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि रॉन और हरमाइनी चुपके से लेग लॉकर कर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें यह विचार मेलफॉय द्वारा नेविल पर इसका इस्तेमाल करने से आया था, और अगर स्नेप ने हैरी को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश की तो वे उस पर ये कर्स इस्तेमाल करने को तैयार थे। याद रखना,
ये लोकोमोटर मोर्टिस है। हरमाइनी ने कहा जब रॉन ने अपनी छड़ी आस्तीन में सरकाई। रॉन झुंझलाया, मुझे पता है, टोकना बंद करो। लॉकर रूम में वापस वुड हैरी को अलग ले गया। देखो, मैं दबाव नहीं डालना चाहता पॉटर, लेकिन अगर हमें कभी स्निच को जल्दी पकड़ने की जरूरत है तो वो अभी है। स्नेप के हफलपफ का ज्यादा पक्ष लेने से पहले ही खेल खत्म कर दो। पूरा स्कूल बाहर है। फ्रेड वीसली ने दरवाजे से झांकते हुए कहा, यहां तक कि अरे बाप रे, डंबलडोर भी देखने आए हैं। हैरी का दिल उछल पड़ा। डंबलडोर, उसने कहा और पक्का करने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा। फ्रेड सही था। उस चांदी जैसी दाढ़ी को पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। हैरी राहत से जोर से हंस सकता था। वो सेफ था। डंबलडोर की मौजूदगी में स्नैप कभी भी उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। शायद इसी वजह से जब टीमें मैदान में उतरी तो स्नैप इतना गुस्से में दिख रहा था। ये बात रॉन ने भी नोटिस की। मैंने स्नैप को कभी इतना निर्दयी नहीं देखा, उसने हरमाइनी से कहा। देखो, खेल शुरू हो गया है। आह! किसी ने रॉन के सिर के पीछे कुछ चुबो दिया था। वो मॉलफॉय था। ओह, माफ करना वीजली, तुम्हें देखा ही नहीं। मॉलफॉय ने क्रैब और गॉयल की तरफ देखते हुए चौड़ी मुस्कान दी। सोचता हूं इस बार पॉटर अपनी झाड़ू पर कितनी देर टिक पाएगा। कोई दांव लगाना चाहता है? क्या कहते हो वीजली? रॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। स्नैप ने अभी अभी हफलपफ को पेनल्टी दी थी क्योंकि जॉर्ज वीसली ने एक ब्लजर उसे मार दिया था। हरमाइनी, जिसने अपनी गोद में उंगलियां आपस में कसकर फंसा रखी थी, आंखें मिचमिचाकर हैरी को देख रही थी, जो बाज की तरह खेल के ऊपर चक्कर लगा रहा था स्निच की तलाश में। तुम्हें पता है, मुझे लगता है ग्रिफिंडोर टीम के लिए लोगों को कैसे चुनते हैं? कुछ मिनट बाद मेलफॉय ने जोर से कहा, जब स्नैप ने बिना किसी वजह के हफलपफ को एक और पेनल्टी दे दी। वे उन लोगों को लेते हैं जिन पर उन्हें तरस आता है। देखो, पॉटर है जिसके माँ बाप नहीं है, फिर वीजली है जिनके पास पैसे नहीं है। तुम्हें टीम में होना चाहिए लॉन्ग बॉटम, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। नेविल का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो अपनी सीट पर घूमकर मेलफॉय की ओर देखने लगा। मैं तुमसे 12 गुना बेहतर हूं माल्फॉय, वो हकलाते हुए बोला। माल्फॉय, क्रैब और गॉयल जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन रॉन, जो अब भी खेल से नजर हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बोला, ठीक कहा नेविल। लॉन्ग बॉटम, अगर दिमाग सोना होता तो तुम वीजली से भी ज्यादा गरीब होते, और ये बहुत कुछ कह देता है। हैरी को लेकर चिंता में रॉन की नसें पहले ही टूटने को थी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं मॉलफॉय, एक शब्द और। रॉन! हरमाइनी अचानक चिल्लाई। हैरी! क्या क्या कहां? हैरी अचानक एक शानदार गोता लगाते हुए नीचे आया, जिससे भीड़ में हैरानी और तालियों की लहर दौड़ गई। हरमाइनी खड़ी हो गई, उसकी जकड़ी हुई उंगलियां उसके मुंह में थी, जब हैरी गोली की तरह जमीन की ओर लपका। तुम किस्मत वाले हो वीजली, पॉटर ने जरूर जमीन पे कुछ पैसे देख लिए हैं, मॉलफॉय ने कहा। रॉन का सब्र टूट गया। मॉलफॉय को समझ में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है, और रॉन उस पर झपट पड़ा, उसे जमीन पर गिराकर कुश्ती करने लगा। नेविल पल भर हिचका, फिर मदद करने के लिए अपनी सीट से पीछे कूद पड़ा। चलो हैरी! हरमाइनी चिल्लाई, अपनी सीट पर उछलकर देखने लगी। जैसे ही हैरी सीधे स्नैप की ओर तेजी से बढ़ा, उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसकी सीट के नीचे माल्फॉय और रॉन लुढ़क रहे थे, या नेविल, क्रैब और गॉयल की मुक्कों की गड़बड़ी से उठती चीखें और हाहाकार। हवा में स्नैप ने अपनी झाड़ू मोड़ी। ठीक समय पर कुछ लाल रंग को अपने पास से इंच भर दूर से गुजरते देखा। अगले ही पल हैरी गोते से बाहर निकल चुका था। उसका हाथ विजय में ऊपर उठा हुआ था और स्निच उसकी मुट्ठी में बंद था। दर्शक दीर्घा फट पड़ी। यह जरूर एक रिकॉर्ड था। किसी को याद नहीं था कि स्निच कभी इतनी जल्दी पकड़ा गया हो। रॉन! रॉन! तुम कहाँ हो? खेल खत्म हो गया। हैरी जीत गया। हम जीत गए। ग्रिफिंडोर आगे है।
हरमाइनी चीखती हुई अपनी सीट पर उछल कूद कर रही थी और सामने वाली पंक्ति में बैठी पार्वती पाटिल को गले लगा रही थी। हैरी अपनी झाड़ू से जमीन से 1 फुट ऊपर कूद पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसने कर दिखाया था। खेल खत्म हो गया था। वो मुश्किल से 5 मिनट चला था। जब ग्रिफिंडोर खिलाड़ी मैदान पर उमड़ पड़े तो हैरी ने पास ही स्नैप को उतरते देखा, चेहरा सफेद और होंठ भींचे हुए। तभी हैरी ने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया और ऊपर देखा। डंबलडोर का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। शाबाश, डंबलडोर ने धीरे से कहा ताकि सिर्फ हैरी ही सुन सके। अच्छा है ये देखकर कि तुम उस आईने के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे, खुद को बिजी रखे हुए हो। शानदार। स्नैप ने गुस्से से जमीन पर थूक दिया। कुछ समय बाद हैरी अकेले लॉकर रूम से निकला, अपनी निम्बस 2000 को झाड़ू घर में रखने के लिए। उसे याद नहीं पड़ता था कि उसने कभी इतना खुश महसूस किया हो। उसने सच में कुछ ऐसा कर दिखाया था जिस पर गर्व किया जा सके। अब कोई ये नहीं कह सकता था कि वो सिर्फ एक मशहूर नाम है। शाम की हवा कभी इतनी मीठी नहीं लगी थी। वो गीली घास पे चलता हुआ पिछले 1 घंटे को अपने दिमाग में दोहराता रहा, जो खुशी भरी धुन जैसा था। ग्रिफिंडोर खिलाड़ी उसे कंधों पर उठाते हुए दूर रॉन और हरमाइनी उछलते कूदते, रॉन नाक से खून बहते हुए भी जयकार कर रहा था। हैरी झाड़ूघर तक पहुंच गया था। उसने लकड़ी के दरवाजे से टेक लगाई और डूबते सूरज की लाल रोशनी में चमकती हॉगवर्ट्स की खिड़कियों की ओर देखा। ग्रिफिंडोर आगे था। उसने कर दिखाया था। उसने स्नेप को दिखा दिया था। और स्नेप की ही बात करें तो एक हुड पहने आकृति तेजी से किले की सीढ़ियों से नीचे आई। साफ था कि वो दिखना नहीं चाहती थी और जितनी तेज हो सके निषिद्ध जंगल की ओर बढ़ रही थी। हैरी की जीत का एहसास उसके दिमाग से गायब हो गया जब उसने उसे देखा। वो उस आकृति की चुपके चुपके चलने की चाल पहचान गया। स्नैप जब सब लोग रात का खाना खा रहे थे, जंगल में चुपके से जा रहा था। ये क्या चल रहा था? हैरी अपनी निम्बस 2000 में फिर से चढ़ा और उड़ गया। किले के ऊपर से खामोशी से फिसलते हुए उसने स्नैप को दौड़ते हुए जंगल में घुसते देखा। वो उसके पीछे गया। पेड़ इतने घने थे कि उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि स्नैप कहां गया। वो गोल गोल उड़ता रहा, नीचे और नीचे आता हुआ, पेड़ों की ऊपरी शाखाओं को छूता हुआ। तभी उसे आवाजें सुनाई दी, फिर उनकी ओर फिसला और एक ऊंचे बीज के पेड़ पर बिना आवाज किए उतर गया। उसने सावधानी से एक शाखा पर आगे बढ़ते हुए अपनी झाड़ू को मजबूती से पकड़ा, पत्तों के बीच से देखने की कोशिश करता हुआ। नीचे एक धुंधली सी खुली जगह में स्नैप खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था, कुरेल भी वहां था। हैरी उसके चेहरे का भाव साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा हकलाते हुए बोल रहा था। हैरी ने कान लगाकर उनकी बातें पकड़ने की कोशिश की। मुझे नहीं पता, आपने यहां मुझसे मिलने का क्यों कहा सिवेरस? मैंने सोचा इसे निजी रखा जाए, स्नैप ने बर्फीली आवाज में कहा। आखिरकार स्टूडेंट्स को सोरोसर स्टोन के बारे में पता नहीं होना चाहिए। हैरी आगे झुका। कुरेल कुछ बुदबुदा रहा था। स्नैप ने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या तुमने अब तक ये पता लगा लिया है कि हैग्रिड के उस जानवर से कैसे पार पाया जाए? लेकिन सिवेरस, मैं तुम मुझे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहोगे कुरेल? स्नैप ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए कहा। मुझे नहीं पता, आप क्या? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रहा हूं। एक उल्लू की आवाज आई और हैरी लगभग पेड़ से गिर ही पड़ा। उसने समय रहते खुद को संभाल लिया और स्नैप की आवाज सुनी। तुम्हारी छोटी सी जादूगरी, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन नहीं। ठीक है, स्नैप ने बीच में काटते हुए कहा।
हम जल्दी ही फिर से थोड़ी बातचीत करेंगे, जब तुम्हें चीजों पर सोचने का समय मिल जाएगा और तुम ये तय कर लोगे कि तुम्हारी वफादारी किसके साथ है। उसने अपना लबादा सिर पर डाल लिया और तेज कदमों से उस जगह से बाहर निकल गया। अब लगभग अंधेरा हो चुका था, लेकिन हैरी कुरेल को देख सकता था, जो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, मानो पत्थर का बन गया हो। हैरी, तुम कहाँ चले गए थे? हरमाइनी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। हम जीत गए, तुम जीत गए, हम जीत गए, रॉन चिल्लाया, हैरी की पीठ थपथपाते हुए। और मैंने मेलफॉय की आंख के नीचे काला निशान बना दिया और नेविल ने अकेले ही क्रैब और गॉयल से भिड़ने की कोशिश की। वो अभी भी बेहोश है, लेकिन मैडम पॉम्फ्रे कहती हैं कि वो ठीक हो जाएगा। स्लिथरीन को दिखा देने की बात हो तो ये थी। सब लोग कॉमन रूम में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, पार्टी हो रही है। फ्रेड और जॉर्ज किचन से कुछ केक चुरा लाए हैं। अब ये सब छोड़ो, हैरी ने हांफते हुए कहा। चलो कोई खाली कमरा ढूंढते हैं, तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। दरवाजा बंद करने से पहले उसने पक्का कर लिया कि भीतर पीव्स नहीं है। फिर उसने उन्हें वो सब बताया जो उसने देखा और सुना था। तो हम सही थे, ये सच में सॉर्सर स्टोन ही है और स्नैप कुरेल को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है कि वो उसे पाने में उसकी मदद करे। उसने उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि फ्लफी को कैसे पार किया जाए, और उसने कुरेल की जादूगरी के बारे में भी कुछ कहा। मेरा ख्याल है कि पत्थर की रखवाली सिर्फ फ्लफी ही नहीं कर रहा, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। ढेर सारे जादुई बंदोबस्त होंगे और शायद कुरिल ने डार्क आर्ट्स के खिलाफ कोई ऐसा जादू किया होगा जिसे स्नैप को तोड़ना है। तो तुम कहना चाहते हो कि पत्थर तब तक ही सेफ है जब तक क्विरल स्नैप का सामना करता रहे? हरमाइनी ने घबरा कर कहा। रॉन ने कहा, अगले मंगलवार तक वो गायब हो जाएगा। आप सुन रहे थे जेके रॉलिंग की लिखी हुई महान उपन्यास हैरी पॉटर का चैप्टर 13 निकोलस फ्लेमेल हिंदी में। कहानी का एडाप्टेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं हैरी पॉटर चैप्टर 14 में। तब तक के लिए नमस्कार।